हेलो दोस्तों, मैं रामजीत राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत करता हूँ। अगर आप क्लास 12th के विद्यार्थी हैं या फिर आपके घर में कोई क्लास 12th का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। आइए आज के क्लास में हम आप लोग डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर क्लास 12th। बिल्कुल चैप्टर वाइज हम आप लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्रत्येक चैप्टर में टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि उस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अति आवश्यक है। इन सब बातों को पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मार्क्स के दृष्टिकोण से क्लास 12th का सबसे बेहतरीन ब्रांच माना जाता है केमिस्ट्री के अंदर, जिसमें हमें टोटल 4 चैप्टर डिस्कस करने होते हैं। सबसे पहला चैप्टर होता है आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का निष्कर्षण। दूसरा चैप्टर होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तीसरा चैप्टर होता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और चौथा चैप्टर होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, समन्वय यौगिक। तो आप चाहते हैं कि इन सब चैप्टर की तैयारी आपका हो सके, इसके लिए आप निश्चित रूप से राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से आप अपने यूट्यूब चैनल से जुड़िए और चीज़ें सीखिए, समझिए। चलिए इसी कड़ी में जो सबसे पहला चैप्टर आज हम आप लोग स्टार्ट करने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है तत्वों के निष्कर्षण का सामान्य सिद्धांत एवं प्रक्रम, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसी चैप्टर को हम आप लोगों ने सिंबॉलिक टर्म में क्या कहा भाई, सिंबॉलिक टर्म में इसको हम आप लोगों ने छोटे टर्म में छोटा नाम रखा आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का निष्कर्षण, जिसमें लेक्चर 1 आज हम लोग कैरी ऑन करेंगे। और इसका सबसे पहला टॉपिक है आज के क्लास में खनिज एवं अयस्क। तो बिना देर किए हुए हम आप लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि चैप्टर की शुरुआत कहाँ से हो रही है और किन किन बातों को डिस्कस करना है, सीखना है, समझना है और कितना ये चैप्टर हमारे लिए मार्किंग के लिए हेल्पफुल हो सकता है, ये बहुत आवश्यक है। देखिए, जनरली सबसे पहले इस बात को समझ लेना बहुत आवश्यक है कि किन तत्वों का निष्कर्षण करना पड़ता है और किन तत्वों का निष्कर्षण नहीं करना पड़ता है। निष्कर्षण का सीधा अर्थ है, सामान्य अर्थ है कि किसी भी चीज़ों में जो गंदगी है उस गंदगी को हटाकर उसके शुद्ध रूप को प्राप्त करना ही निष्कर्षण कहा जाता है। तो प्रकृति में हमारे पास 2 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, 2 अवस्था में होते हैं। एक अवस्था होता है मुक्त अवस्था, इन फ्री स्टेट, फ्री स्टेट में अवेलेबल रहता है। फ्री स्टेट का मतलब हो गया यहाँ पर तात्पर्य उसमें जंग नहीं लगता है, वह जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करता है। और दूसरा है संयुक्त अवस्था, इन कंबाइंड स्टेट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात हम डिस्कस करेंगे मुक्त अवस्था, फ्री स्टेट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, जो तत्व वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, ऑक्सीजन, सल्फाइड, कार्बोनेट इत्यादि से अभिक्रिया नहीं करता है, चूँकि अभिक्रिया नहीं करेगा तो खराब भी नहीं होगा, वह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इस प्रकार के तत्वों का क्रियाशीलता जो होता है अति नगण्य होता है ना। ऐसे तत्व जल्दी किसी से अभिक्रिया नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इसका क्रियाशीलता बहुत ही कम होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए सोना, क्या सोना में कभी जंग लगता है? जंग लगते हुए आप देखें सोना में? नहीं देखे होंगे। तो यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। चांदी, चांदी में जंग लगते हुए देखें? नहीं देखे होंगे, बहुत कम रस्टिंग होता है, यह भी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। प्लेटिनम, यह भी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। हीरा, यह भी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ग्रेफाइट, यह भी प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। नाइट्रोजन अपने स्पेसिफिक बॉन्डिंग नेचर की वजह से मुक्त अवस्था में पाया जाता है। साथ ही साथ जितने भी अक्रिय गैस हैं वो सारे के सारे प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। गांठ बांध लीजिए, प्रत्येक साल इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन मुक्त अवस्था में पाया जाता है, कौन संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। आप क्वेश्चन में पलटेंगे तो निश्चित रूप से आपको इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आइए दूसरा टॉपिक है आज हम लोगों के पास संयुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था में इन कंबाइंड स्टेट
कि कंबाइंड स्टेट में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। वैसे तत्व जो वायुमंडल में ऊपर वाले सभी से अभिक्रिया कर लेते हो, मतलब जलवाष्प से अभिक्रिया कर लिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लिया, सल्फाइड से अभिक्रिया कर लिया, कार्बोनेट से अभिक्रिया कर लिया इत्यादि से अभिक्रिया करता है, वह प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। जो तुरंत मौका मिला नहीं कि किसी से भी रिएक्शन कर लेगा, वह संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। क्यों संयुक्त अवस्था में पाया जाता है और क्यों किसी से अभिक्रिया कर लेता है? क्योंकि इस प्रकार के तत्वों का क्रियाशीलता जो होता है वह बहुत अधिक होता है। चूँकि क्रियाशीलता बहुत अधिक है तो रिएक्शन किसी से भी तुरंत करेगा। एग्जाम्पल के लिए सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सभी प्रकृति में हमेशा संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। प्रकृति में अधिकांश धातु अपने अयस्कों के रूप में पृथ्वी के ऊपरी परत में पाया जाता है। पृथ्वी में लेयर होते हैं, सीमा, सयाल और नीफे का नाम आपने सुना होगा, क्लास 8-9 में आपने भूगोल में पढ़ा होगा, सीमा, सयाल और नीफे। इसी लेयर में, इसी सतह में खनिज पाए जाते हैं, जिससे शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए अयस्कों का क्या करना पड़ता है? निष्कर्षण करना पड़ता है। तो इस टॉपिक में आपने मूल रूप से ये सीखा कि भाई तत्व प्रकृति में दो अवस्था में पाए जाते हैं, एक मुक्त अवस्था होता है, दूसरा संयुक्त अवस्था होता है। मुक्त अवस्था में वो तत्व पाया जाएगा जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, और संयुक्त अवस्था में वो तत्व पाया जाएगा जो किसी से भी अभिक्रिया कर लेता है। सीधे तौर पर समझिए, जिसमें जंग नहीं लगेगा वो सब मुक्त अवस्था में पाया जाएगा, और जिसमें जंग लग जाएगा, रस्टिंग हो जाएगा, वो सब प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाया जाएगा। इस पर क्वेश्चन से एवरी ईयर पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं बार बार इन बातों को रिपीट कर रहा हूँ। अब इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करना है, समझना है कि हमारे भूप्रकृति के ऊपर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और कौन कौन सा तत्व का क्या अमाउंटिंग होता है, उन बातों को समझना बहुत आवश्यक है। जैसे भूप्रकृति में उपस्थित तत्वों का प्रतिशत मात्रा देखिए, भूप्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में जो तत्व पाए जाते हैं उन तत्वों का नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में 45.5% मात्रा इसका पाया जाता है। उसके बाद है सिलिकॉन 27.7%, और तीसरा एल्युमिनियम 8.3%, और चौथा लोहा। ये चार आप ध्यान में रखिए तो आसानी से बातें क्लियर हो जाएगा। देखिए, ऑक्सीजन भूप्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग यहाँ पर दिया गया है 45.5%। ये ऑक्सीजन है क्या भाई? ऑक्सीजन अधातु है, अधातु होने के साथ साथ क्या है? तत्व है, और तत्व होने के साथ साथ क्या है? गैस है। अब हमसे क्वेश्चन पूछ ले, भूप्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अधातु, फिर भी ऑक्सीजन, तत्व, फिर भी ऑक्सीजन, गैस, फिर भी ऑक्सीजन। दूसरा ऑप्शन है सिलिकॉन। सिलिकॉन है 27.7%। भूप्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला ठोस अगर हमसे पूछ ले, देखिए सिलिकॉन जो है वह उपधातु है, उपधातु के साथ साथ तत्व भी है, और तत्व के साथ साथ ठोस भी है। तो भूप्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला ठोस तत्व का नाम पूछ ले तो सिलिकॉन हम बोलेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है कि निम्न में कौन तत्व भूप्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन में ऑक्सीजन नहीं है, सिलिकॉन है, तो हमें सिलिकॉन को टिक करना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन ऑप्शनल होता है। और तीसरा आपके पास क्या है? एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम भूप्रकृति में 8.3% मात्रा में पाया जाता है, जो है क्या भाई मेरे? धातु है, धातु के साथ साथ तत्व है, और तत्व के साथ साथ ठोस है। अब भूप्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु का नाम अगर पूछ लेगा तो क्या होगा? एल्युमिनियम होगा। ये बहुत आवश्यक टर्म है, बहुत ध्यान से इसको ध्यान में रखिएगा। वहीं हम आप लोगों के बॉडी के अंदर और भी बहुत सारे तत्व हैं जो भूप्रकृति में पाए जाते हैं, बट इन तीन से आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जैसे कैल्शियम लगभग 3.6% है, सोडियम 2.8% है, पोटासियम 2.3% है, मैग्नीशियम 2.1% है, हाइड्रोजन 1% है, और 2% में अन्य जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे अर्धकरष्ट के अंदर अवेलेबल होते हैं, पाए जाते हैं। अब आइए मानव शरीर में तत्व का प्रतिशत मात्रा। भाई हम आप लोगों के बॉडी के अंदर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है 65%, दूसरा 18% कार्बन पाया जाता है, और तीसरा
10% हाइड्रोजन पाया जाता है। इसलिए कहते हैं बॉडी जो है पूरा का पूरा हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। कैल्शियम 2% पाया जाता है, नाइट्रोजन 3% पाया जाता है, फास्फोरस 1% पाया जाता है और 1% जो बच गया ना, उस 1% के अंदर अन्य सभी के सभी एलिमेंट पाए जाते हैं। किसमें? ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर के अंदर। अब थोड़ा और हम आप लोग आगे बढ़ेंगे और अगला टॉपिक हो जाएगा खनिज, मिनरल्स। भाई खनिज क्या है? आपने देखा ऊपर के टॉपिक में कि प्रकृति में तत्व दो अवस्था में पाए जाते हैं, एक संयुक्त अवस्था, दूसरा मुक्त अवस्था। संयुक्त अवस्था में जो तत्व पाया जाता है वह अशुद्ध होता है, उसमें कोई दूसरा पदार्थ उपस्थित रहता है जिसे हमें हटाना पड़ता है। तो हटाने के लिए यानी शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए सबसे पहला रॉ मटेरियल जो लिया जाता है वो रॉ मटेरियल क्या होता है? खनिज होता है। उस खनिज में से भी हमें अच्छे किस्म के खनिज को सेलेक्ट करना पड़ता है, हम आप लोग सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर टर्म को यदि हम आप लोग डिस्कस करने देखें तो हम लोग पाते हैं यहाँ पर क्या पाते हैं भाई? कुछ तो पाएंगे, लड्डू नहीं पाएंगे। खनिज, खनिज क्या है? तो प्रकृति में उपस्थित वैसा अकार्बनिक पदार्थ जिसका विशिष्ट रासायनिक प्रवृत्ति तथा क्रिस्टलीय संरचना होता है उसे हम आप लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। नेचर के अंदर उपस्थित वैसा अकार्बनिक पदार्थ होगा जिसका निश्चित और विशिष्ट रासायनिक प्रवृत्ति तथा क्रिस्टलीय संरचना होगा, उसे हम आप लोग खनिज कहेंगे। खनिज के साथ अशुद्धियों के रूप में पत्थर पाया जाता है या मिट्टी के छोटे छोटे अवांछनीय पदार्थ पाए जाते हैं जिसे हम लोग गैंग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। भाई यहाँ से गैंग भाग गया है, ध्यान रखिएगा, जिसे हम लोग गैंग कहते हैं। गैंग कार्बनिक या अकार्बनिक हो सकता है। अशुद्धि जो है वह ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। इन बातों का पूरा पूरा ख्याल रखना। इसके बाद का टॉपिक है अयस्क। अयस्क वैसा खनिज जिसमें धातु प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है ना, जिस खनिज के अंदर धातु जो है बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होगा उसको हम आप लोग क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। ठीक है, अयस्क कहते हैं। अयस्कों से धातु का निष्कर्षण, अयस्कों से अगर धातु का निष्कर्षण आप करना चाहेंगे तो उसी से किया ही जाता है। करना क्या चाहेंगे आप? करना ही पड़ेगा। आसानी से कम खर्च पर हो जाता है। भाई आसानी से भी हो जाता है, कम खर्च पर भी हो जाता है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन किसी ने रैंडमली पूछ लिया कि बताइए अयस्कों से धातु का निष्कर्षण आसानी से कम खर्च पर क्यों हो जाता है, तो क्या रीजन आप देंगे? भाई अयस्कों से धातु का निष्कर्षण आसानी से कम खर्च पर इसलिए हो जाता है क्योंकि अयस्क में धातु प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब एक नोट पॉइंट है, जाहिर सी बात है कि जहाँ नोट होता है वहाँ सब कुछ होता है। एवरीथिंग इज बापू। बापू दुनिया में सब कुछ है, बस वो बापू एक विशेष पेपर पर होना चाहिए, ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से नोट, सभी अयस्क खनिज होता है। जितने अयस्क हैं वो सारे के सारे अयस्क क्या है? खनिज है। लेकिन सभी खनिज हम सोचेंगे कि अयस्क होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सभी खनिज अच्छा ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। सभी खनिज में धातु प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। प्रकृति में अयस्क किन किन रूपों में पाया जाता है? तो भाई ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, हाइड्रेट ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, सल्फाइड के रूप में पाया जाता है, कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है, सल्फेट के रूप में पाया जाता है, नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है, क्लोराइड के रूप में भी पाया जाता है और सिलिकेट के रूप में भी पाया जाता है। मान लीजिए हमसे क्वेश्चन आ गया या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दो ऐसे अयस्कों का नाम बताइए जो प्रकृति में सल्फाइड अयस्क है या सल्फाइड अयस्क के रूप में पाया जाता है या ऑक्साइड अयस्कों के रूप में पाया जाता है। तो इमेजिनेशन करिए कि ZnS जिंक सल्फाइड, ये सल्फाइड अयस्क हो गया ना। अब हम ले लेते हैं Fe2O3 हेमेटाइट। देखिए इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्साइड है, तो ये ऑक्साइड अयस्क हो गया। जिसमें कार्बोनेट रहेगा जैसे ZnCO3, ये कार्बोनेट हो गया, कैलेमाइन हो गया ना, तो ये हो गया हमारा कार्बोनेट अयस्क, चूँकि इसमें कार्बोनेट है। तो जिसमें हाइड्रो ऑक्साइड होगा हाइड्रो ऑक्साइड अयस्क कहलाएगा। अब इसी तरीके हम एक टेबल देखेंगे जिस टेबल में हम लोग यही बातें डिस्कस करेंगे कि कौन से एलिमेंट के कौन से अयस्क हैं, और ये चीज़ें बहुत आवश्यक भी होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे हमारा हेडिंग भी है महत्वपूर्ण धातु एवं उसके अयस्क। जैसे सबसे पहला हम लेते हैं मैग्नीशियम। भाई मैग्नीशियम का एक अयस्क है डोलामाइट। डोलामाइट दो धातु का अयस्क है, ध्यान रखिएगा। डोलामाइट में कैल्शियम भी है
और मैग्नीशियम भी है। तो डोलामाइट मैग्नीशियम के अलावा कैल्शियम का भी एस्ट होगा। मैग्नेसाइट MgCO3, कार्नालाइट KCl MgCl2 6H2O, ये सब मैग्नीशियम का एस्ट है। मैग्नीशियम के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है जिससे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है, वो है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का मुख्य एस्ट बॉक्साइट Al2O3 × 2H2O, कोरंडम Al2O3, क्रायोलाइट Na3AlF6, ये क्रायोलाइट का फॉर्मूला है। अबरक भी किसका एस्ट है? अबरक भी एल्युमिनियम का एस्ट है। इसमें अबरक में एल्युमिनियम के अलावा पोटासियम धातु भी पाया जाता है और सिलिकॉन का भी कुछ मात्रा पाया जाता है। इसके बाद आइए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण होगा एल्युमिनियम के बाद आयरन, लोहा Fe, हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सीडेराइट FeCO3, आयरन क्लोराइड FeH2, लिमोनाइट Fe2O3 × 3H2O, ये लिमोनाइट का फॉर्मूला होगा। कॉपर भी शानदार होगा। कॉपर या तांबा इसको हम आप लोग कहते हैं। शुरुआत के ज़माने में ताम्रपत्र हुआ करता था, उसी पर लिखा जाया करता था, जिसे ताम्रपत्र के नाम से जाना जाता था। आज के ज़माने में कॉपर हाईली एक्सपेंसिव मेटल हो चुका है, जिसका उपयोग विद्युत तार बनाने में, मोटर कॉइल बनाने में, इन सब चीज़ों में किया जाता है। ठीक है, कॉपर का मुख्य एस्ट हो गया कॉपर पायराइट CuFeS2, क्यूपराइट CuO, कॉपर ग्लास Cu2S, मैलेकाइट CuCO3 × CuOH का होल ट्वाइस। देखिए मैलेकाइट कार्बोनेट भी है और हाइड्रा ऑक्साइड भी है, दोनों चीज़ इसमें अवेलेबल है। यहाँ पर CaCO3 CO3 कार्बोनेट है, जबकि OH का होल ट्वाइस ये क्या है? हाइड्रा ऑक्साइड है। इन बातों का ध्यान रखना है। जिंक, ये भी एक शानदार होगा। जिंक या जस्ता इसको आप कहते हैं। जिंक ब्लेड ZnS, जिंकाइट ZnO, कैलेमाइन ZnCO3, ध्यान रखना है। एक था मैलेकाइट, मैलेकाइट किसका था? कॉपर का। कैलेमाइन किसका है? जिंक का। जिंक का कार्बोनेट है। सिल्वर Ag, सिल्वर ग्लास Ag2S, सिल्वर हॉर्न या हॉर्न सिल्वर AgCl, पाइराइट Ag3SbS3। ठीक है, उसके बाद टीन हो गया। टीन का हो गया कैसिटराइट, कैसिटोराइट भी इसको बोला जाता है। पारा मरकरी HgS सिनेबार हो गया। ठीक है, लेड गैलेना PbS। तो ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस टेबल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्टली फार्मूला पूछ लेगा, और फार्मूला रखने का कोई मतलब मेथड ही नहीं है। आप उसको ध्यान में रखिए, आपको कई बार अभ्यास करना पड़ेगा। जब तक अभ्यास नहीं करिएगा तब तक इन टॉपिक के ऊपर आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। अब मोटे तौर पर जो हम लोगों ने यहाँ पर लिया है वो क्वेश्चन सेट 1 लिया है। अब जो बच्चे हमारे ऑफलाइन सेंटर पर पढ़ते हैं उन्हें पता है कि क्वेश्चन सेट क्या होता है। क्वेश्चन सेट वो सेट है, उन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है जो रिसेंट में अभी आपने पढ़ा है, और जो पढ़ा है उसके बेसिस पर क्वेश्चन आता है। उन क्वेश्चन को आप बना लीजिए, तो जो कुछ भी आप पढ़े हैं वो आपका बेहतर से बेहतर हो जाएगा। जैसे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, संयुक्त अवस्था में पाए जाने वाले 5 तत्वों का नाम लिखें। 5 ऐसे तत्वों का नाम लिखिए जो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। भाई सिंपल है, लोहा, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, बहुत सारे हैं, लिख दीजिए। मतलब सीधे तौर पर समझिए कि जिसमें जंग लग जाता है वो सारे के सारे प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, उसे आपने रिटेन कर देना है। दूसरा है, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले 5 तत्वों का नाम एवं संकेत लिखिए, लिख डालिए। तीसरा है, 2 ऑक्साइड एस का नाम एवं सूत्र लिखें। देखिए, वैसे एस का नाम और सूत्र लिखना जिसमें केवल ऑक्सीजन हो, ऑक्साइड हो। जैसे आपने देखा हेमेटाइट, हेमेटाइट का सूत्र क्या था? Fe2O3। ठीक है, आपने देखा बॉक्साइट, बॉक्साइट का सूत्र क्या था भाई? Al2O3 × 2H2O। तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं, बॉक्साइट, हेमेटाइट, मतलब जिसमें ऑक्सीजन हो वो ऑक्साइड होगा। फिर आता है 2 कार्बोनेट एस का नाम और सूत्र लिखें। भाई 2 ऐसे एस का नाम और सूत्र लिख दीजिए जिसके नाम के अंत में या जिसके सूत्र में CO3 लगा हो, कार्बोनेट लगा हो। 2 सल्फाइड एस का नाम एवं सूत्र लिखें। 2 ऐसे एस का नाम लिखिए जिसमें सल्फर लगा हो। SO4 नहीं, वो सल्फेट हो जाएगा।
केवल सल्फर लगा हो, ठीक है। अब सल्फर की संख्या 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है फॉर्मूला के ऊपर। 2 लौह अयस्क का नाम लिखिए, लोहा के 2 अयस्क का नाम और सूत्र बता दीजिए। आपने बहुत पढ़ा, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, ठीक है। कॉपर के 2 अयस्कों का नाम और सूत्र लिखें। कॉपर के 2 अयस्क का नाम और सूत्र लिख देना है, कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लांस, क्यूपराइट, ये सब लिख सकते हैं। मानव शरीर में कौन तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है, लगभग 65% है। उसके बाद है भूपर्पट्टी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तत्व पूछ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, भूपर्पट्टी के अंदर ऑक्सीजन ही सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद भूपर्पट्टी में किस धातु की मात्रा सर्वाधिक होती है? देखिए भूपर्पट्टी में एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में 8.3% मात्रा में पाए जाने वाला धातु है, जबकि इससे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, इससे ज़्यादा सिलिकॉन पाया जाता है, लेकिन वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो दोनों धातु नहीं है। अब आते हैं, बारी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। यही बेनिफिट्स मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, केवल लाइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा कि आपको एवरी टॉपिक के बाद जो टॉपिक पढ़ाया गया आज के सेशन में, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो आपको करवा दिया जाएगा। तो भाई मेरे सबसे पहला क्वेश्चन है आज, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, हम लोगों को पता है ऑक्सीजन, सबसे अधिक ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम। तो सबसे पहले तत्व पूछ रहा है, तो तीनों तत्व है, हम पहले प्रायोरिटी लेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन अगर है तो ऑक्सीजन सही होगा। ऑक्सीजन के होते हुए आपने सिलिकॉन या एल्युमिनियम लगा दिया तो गलत हो जाएगा। निम्न में कौन भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? यहाँ भी धातु, अधातु, उपधातु कुछ नहीं बोला जा रहा, तो यहाँ भी पहला प्रायोरिटी हम ऑक्सीजन को देंगे। लेकिन बताइए क्या इन चारों ऑप्शन में ऑक्सीजन है क्या? नहीं है। दूसरा एलिमेंट कौन सा है? सिलिकॉन है, तो हम किसको टिक करेंगे? सिलिकॉन को। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको कॉन्सेप्ट के साथ ध्यान में रखना होगा। बिना कॉन्सेप्ट के साथ आप ध्यान में रखेंगे, रट्टा लगा लेंगे सीधे सीधे, तो फिर गलत हो जाएगा। सट्टा रट्टा यहाँ काम करने वाला नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है मालाकाइट या मैलेकाइट। भाई मैलेकाइट किसका अयस्क है? तो मैलेकाइट कॉपर का अयस्क है। आपने देखा था CuCO3 × CuOH का होल ट्वाइस, ये किसका अयस्क कहलाता है? कॉपर का अयस्क कहलाता है। कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? CuFeS2 कॉपर पायराइट। ध्यान दीजिएगा, कॉपर पायराइट केवल कॉपर का अयस्क नहीं है, कॉपर के साथ साथ लोहा का भी अयस्क है। कॉपर पायराइट में कॉपर और लोहा दोनों पाया जाता है। एल्युमिनियम का अयस्क है। भाई एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? तो एल्युमिनियम का अयस्क इसमें से बॉक्साइट है। हमने बॉक्साइट को टिक कर देना है, ठीक है। अब चलिए और भी आगे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्न में कौन भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया? ये पीछा नहीं छोड़ेगा, ये क्वेश्चन विभिन्न कंडीशंस में पूछा जाएगा आपसे। ऑप्शन है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, लोहा। भाई बहुत मुश्किल काम है। देखिए ऑक्सीजन नहीं, बिल्कुल नहीं मुश्किल काम है। ऑक्सीजन सबसे अधिक होता है, उससे कम सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन से कम एल्युमिनियम होता है। तो ना तो हमारे पास ऑप्शन में ऑक्सीजन है, ना ही सिलिकॉन है। अब जो एल्युमिनियम ऑप्शन में है उसी को हमने टिक कर देना। तो हमेशा ऑप्शन के अकॉर्डिंग टू आपको वर्क करना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? मतलब किसमें जंग नहीं लगता, ये बताओ आप। तो पहला ऑप्शन है सोडियम, नहीं बिल्कुल नहीं। लोहा बिल्कुल भी नहीं। जिंक बिल्कुल भी नहीं। सोना, सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ये मत सोच लीजिएगा कि जहाँ तहाँ पाया जाता जाके लूट लेंगे। अरे भाई प्रकृति में मुक्त अवस्था का मतलब है क्या है कि उसमें रंग नहीं लगेगा, जंग नहीं लगेगा, ठीक है, रस्टिंग नहीं होगा उसके अंदर। सिनेबार HGS ना मरकरी का अयस्क है। निम्न में कौन सल्फाइड अयस्क है? देखिए गैलेना, ये भी सल्फाइड अयस्क है। PbS, गैलेना PbS, जिंक ब्लेड ZnS, ये भी सल्फाइड अयस्क है। जबकि कैलेमाइन, कैलेमाइन होता है ZnCO3, नहीं ये नहीं होगा, ये सल्फाइड नहीं है। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। ऐसा किसमें लिखा हुआ है? डी में लिखा हुआ है, तो डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आयरन का मुक्त अयस्क कौन है? सिडेराइट तो आयरन है, ठीक है, हेमेटाइट भी आयरन, लेकिन सिडेराइट से बेहतर अयस्क कौन है? हेमेटाइट है। तो हमें यहाँ पर क्या टिक करना पड़ेगा?
हेमेटाइट टिक करना पड़ेगा। तो अभी आपने 10 क्वेश्चन देखा और भी 5 क्वेश्चन हमने लिख रखा है, ध्यान से देखिए पांचों क्वेश्चन को। एल्युमिनियम का अयस्क है, देखो इस बार ऑप्शन है बॉक्साइट, कोरंडम, अबरक, उपयुक्त सभी। तो भाई ये सारे के सारे किसके अयस्क हैं? एल्युमिनियम के अयस्क हैं। निम्न में कौन? कॉपर एवं आयरन दोनों का अयस्क है। इसके अंदर कॉपर भी पाया जाता है और आयरन भी पाया जाता है। अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन आया था ना, कॉपर पायराइट में कॉपर भी पाया जाता है CuFeS2 और आयरन भी पाया जाता है, दोनों चीज पाया जाता है। निम्न में कौन? कार्बोनेट अयस्क है। देखिए कार्बोनेट, अभी जस्ट एक क्वेश्चन आया था मैलेकाइट और कैलेमाइन। तो मैलेकाइट और कैलेमाइन ये दोनों के दोनों कैसे अयस्क हैं? कार्बोनेट अयस्क हैं। तो कार्बोनेट अयस्क में हम लोग मैलेकाइट को टिक कर देंगे। उसके बाद आइए, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? मतलब किसमें जंग नहीं लगता है? ऑप्शन है हमारे पास लोहा, सोना, कॉपर, एल्युमिनियम। तो फिर से एक बार किसको टिक करना पड़ेगा? सोना को टिक करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन संयुक्त अवस्था में पाया जाता है? संयुक्त अवस्था मतलब किसमें जंग लग जाता है? कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है? तो देखिए लोहा में भी जंग लगता है, सोडियम भी रस्टेड होता है, तुरंत अभिक्रिया कर लेता है, पोटासियम भी तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। पोटासियम तो दुनिया का सबसे क्रियाशील धातु है। पोटासियम इतना क्रियाशीलता और किसी भी धातु का होता ही नहीं है। तो ऑल ऑफ डी हो जाएगा। आप चाहते हैं कि बिल्कुल इसी प्रकार से आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखें, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सीखें, चैप्टर वाइज करके, तो आप निश्चित रूप से जुड़िए राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से और जोड़िए अपने साथियों को, ताकि अधिकांश से अधिकांश बच्चों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।